नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अवतार में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन बनने वाली है, यानी कि हम नोट्स से रिवीजन करेंगे। ये जो नोट्स लिखा गया है, हैंड रिटन है, इसी को हम पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC CGL हो, CHSL हो, MTS हो या CPO हो, यानी कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें GK का प्रश्न आता हो, तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखेंगे हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, जिसमें हिस्ट्री के कितने भाग होते हैं, यानी कि पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री के 3 भाग हम करते हैं, जिसमें पहला भाग में हो जाता है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत, और दूसरा हो जाएगा मध्यकालीन भारत यानी कि मिडेवल हिस्ट्री, और तीसरा हो जाएगा आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे यानी कि आधुनिक भारत, इसी को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में ये सेल्फ लिखा गया यानी खुद से लिखा गया हैंड रिटेन नोट है। तो देखेंगे यहाँ सिख धर्म यानी कि सिख धर्म हमें पढ़ना है। तो सिख धर्म से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ देखेंगे पूरे क्वेश्चंस को यानी कवर करेंगे टॉपिक्स को। तो यहाँ दिया हुआ है, यह धर्म भारत में विकसित हुआ, यानी कि सबसे नया धर्म है जो सिख धर्म है, भारत में विकसित हुआ, ये सबसे नया धर्म है। और अगला पॉइंट है, इस धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की है, यानी सिख धर्म की स्थापना किसने की, तो गुरु नानक देव ने की। और गुरु नानक देव का जन्म यानी कि 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी में हुआ था। यानी कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, 15 अप्रैल और 1469 ईस्वी को तलवंडी नामक जगह पे हुआ था गुरु नानक देव का जन्म। ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो जिसे वर्तमान में नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो तलवंडी में जो गांव में हुआ था गुरु नानक देव का जन्म, जिसे अभी वर्तमान में नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट से, तो गुरु नानक देव के पिता के नाम क्या था, तो यानी कि मेहता कालू जी इनके पिता का नाम था, और माता का नाम यानी कि तृप्ता देवी था। गुरु नानक देव के पिता का नाम मेहता कालू जी और माता का नाम तृप्ता देवी था। अगला है गुरु नानक देव की मृत्यु, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 22 सितंबर 1539 ईस्वी को, यानी कि करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई गुरु नानक देव की 22 सितंबर 1539 ईस्वी को। अगला पॉइंट है, गुरु नानक देव ने ही लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी, यानी कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो गुरु नानक देव ने की थी। अगला है सिखों के दूसरे गुरु, यानी कि सिखों के दूसरे गुरु कौन थे, यानी कि गुरु अंगद देव थे, सिखों के दूसरे गुरु थे, जिन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया यानी कि स्टेबल बना दिया। अगला पॉइंट है, सिखों के कुल 10 गुरु हुए थे, यानी कि कौन कौन थे जो 10 गुरु थे सिखों के, यानी कि पहला थे गुरु नानक देव, दूसरा अंगद देव, तीसरा थे गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, पांचवा गुरु अर्जुन देव, और छठा गुरु गोविंद सिंह, और सातवां गुरु हरिराय, और आठवां गुरु हरिकृष्ण थे, और नौवां गुरु तेग बहादुर थे, और 10वां गुरु गोविंद सिंह थे। यानी कि सिखों के टोटल 10 गुरु हुए थे। अगला है गुरु अंगद देव को ही यानी कि लहना भी कहा जाता है, जो गुरु अंगद देव को लहना भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। अगला पॉइंट्स, सिखों के चौथे गुरु कौन थे, यानी कि गुरु रामदास थे, जो अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दिया था। यानी कि सिखों के चौथे गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दिया था, जिस पर वर्तमान का अमृतसर शहर बसा हुआ है तथा स्वर्ण मंदिर बना हुआ है। यानी कि अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर बना है, जो सिखों के चौथे गुरु रामदास को जो 500 बीघा ज़मीन मिला था, जिसी पर यानी कि उसी पर अमृतसर शहर बसा है और स्वर्ण मंदिर बना है। अगला टॉपिक्स है और पॉइंट्स है, गुरु गोविंद सिंह ने ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। यानी कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी, तो फ्रेंड्स गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला पॉइंट्स है, सिखों के 5वें गुरु यानी कि गुरु अर्जुन देव थे, जिन्होंने आदि ग्रंथ नामक पुस्तक की रचना की। आदि ग्रंथ नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, जिसने आदि ग्रंथ नामक पुस्तक की रचना की। यानी कि ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगला है, गुरु अर्जुन देव ने की यानी कि हत्या जहांगीर ने की। यानी कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की, तो अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने, यानी कि अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दी। अगला पॉइंट्स,
सिखों के 9वें गुरु यानी कि सिखों के 9वें गुरु जो थे तेग बहादुर थे, जिनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। यानी कि सिखों के 9वें गुरु की हत्या किसने करवाई? यानी कि औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। यानी कि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार आ चुका है। अगला है सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु, यानी कि लास्ट गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु यानी कि गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के लास्ट गुरु। अगला पॉइंट है इनके पिता का नाम, यानी कि इनके पिता का नाम क्या था? तेग बहादुर था। गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम क्या था? तेग बहादुर था। और माता का नाम क्या था? यानी कि गुजरी देवी था। तो गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी देवी था। अगला है गुरु गोविंद सिंह की 3 पत्नियां यानी कि बीवियाँ थी, कौन कौन थी? तो माता जीतू और माता सुंदरी और माता साहिबा, यानी कि गुरु गोविंद सिंह की 3 बीवियाँ थी। अगला पॉइंट है गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे थे, यानी कि गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे थे, कौन कौन थे? तो अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, यानी कि गुरु गोविंद सिंह के 4 सन्स थे। अगला पॉइंट है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? यानी कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को, तथा उनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई थी? 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को और मृत्यु उनकी 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह को यानी कि ने सिखों के सैनिक संगठन खालसा पंथ की स्थापना की। यानी कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, यानी कि कब की? तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना हुई। और प्रथम सेनापति यानी कि थे, कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला लाइन से गुरु गोविंद सिंह का जन्म यानी कि पटना में हुआ था, जिन्हें वर्तमान में पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था पटना में हुआ था, जिन्हें वर्तमान साहिब में पटना साहिब के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। अगला पॉइंट्स हम देखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे इकट्ठा किया गया एक जगह, तो इसी से हम रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है गुरु गोविंद सिंह के 5 कक्के दिए, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने 5 कक्के जो दिए थे कौन कौन से? तो पहला था केस, दूसरा कंघा, तीसरा कच्छा और चौथा था कड़ा और 5वां कृपान था। यानी कि ये चौथा था कड़ा और 5वां कृपान था, यानी केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपान। अगला है सिखों ने 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, यानी कि सिखों का जो 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ थी कौन कौन थी? तो यहाँ देखेंगे 1845 से 46 से लेकर जो लड़ाई हुई थी, यह युद्ध दिलीप सिंह की सेना तथा अंग्रेजों की ओर से हार्डिंग की सेना के बीच, यानी कि ये लड़ाई हुई थी सिखों के महत्वपूर्ण युद्ध। अगला है इस युद्ध की समाप्ति जो हुई थी लाहौर की संधि से हुई थी, जो 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुई थी। यानी कि इस युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? लाहौर की संधि से हुई थी, जो 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुई थी, जिसकी समाप्ति लाहौर की संधि से हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, यानी कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1848 से लेकर 49 में हुआ था, यानी कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अगला पॉइंट है यह युद्ध गुजरात में लड़ा गया था, यानी कि द्वितीय आंग्ल युद्ध जो हुआ था गुजरात में लड़ा गया था, जिसे तोपों के युद्ध के नाम से जाना गया था। यानी कि तोपों के युद्ध के नाम से जाना जाता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का। अगला लाइन से 30 मार्च 1849 ईस्वी को पूरा पंजाब अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया। कब मिला दिया गया? तो 30 मार्च 1849 ईस्वी को। आगे हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक्स दिया हुआ है फ्रेंड्स, यानी कि कर्नाटक के लिए अंग्रेजों द्वारा लड़े गए युद्ध, यानी कि कर्नाटक के कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे अंग्रेजों द्वारा, इन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध, यानी कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1740 से लेकर 48 के बीच हुआ था, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, यानी कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध। अगला है तो यह जो युद्ध हुआ था कर्नाटक का पहला युद्ध, तो इसकी समाप्ति यानी कि समाप्ति जो युद्ध की हुई थी एला सापेल की संधि से हुई थी, यानी कि इसकी समाप्ति की संधि जो थी एला सापेल की थी। अगला है कर्नाटक का दूसरा युद्ध, यानी कि कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1750 से लेकर 54 के बीच फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1750 से लेकर 54 के बीच फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। तो इस युद्ध की समाप्ति
यानी कि पांडिचेरी की संधि से हुई थी। कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था यानी कि दूसरा युद्ध, तो पांडिचेरी की संधि से समाप्ति हुई थी कर्नाटक के दूसरा युद्ध। यानी कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो युद्ध हुआ था 1757 से लेकर 63 के बीच हुआ था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध यानी कि फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच लड़ी गई थी जो तीसरा युद्ध हुआ था फ्रेंड्स। यानी कि इस युद्ध के बाद पेरिस की संधि से समाप्त हुई थी। यानी कि पहला जो संधि हुई थी एला सापेल की संधि से समाप्त हुई थी कर्नाटक का प्रथम युद्ध में, और द्वितीय युद्ध में जो समाप्ति हुई थी यानी कि कर्नाटक के तो पांडिचेरी की संधि से, और तीसरा में पेरिस की संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला टॉपिक है मैसूर का युद्ध। यानी कि मैसूर का युद्ध जो हुआ था फ्रेंड्स, तो किन के बीच हुआ था, तो यहाँ देखेंगे 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ था। यानी कि हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध हुआ था मैसूर का प्रथम युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में हैदर अली की विजय हुई। यानी कि हैदर अली इस युद्ध में विजयी हुआ यानी कि जीता, और 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हुई। अगला लाइन से मैसूर का दूसरा युद्ध 1780 से 84 के बीच हैदर अली और वारेन हेस्टिंग के बीच लड़ा गया था। यानी कि मैसूर का जो सेकेंड युद्ध हुआ था 1780 और 84 के बीच हैदर अली और वारेन हेस्टिंग के बीच लड़ा गया था। अगला लाइन से इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई। यानी कि मैसूर का दूसरे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई और टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि हो गई। यानी कि टीपू सुल्तान के साथ मैंगलोर की संधि हुई। अगला लाइन से तो मैसूर की तृतीय लड़ाई यानी कि जो तीसरी लड़ाई थी 1790 से लेकर 92 के बीच टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच हुई थी, और जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। यानी कि अंग्रेज इसमें जीत गए मैसूर की तीसरी लड़ाई में। और इस युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। यानी कि जो मैसूर का तीसरा युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच हुई थी, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई, और इस युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई। नेक्स्ट 1799 ईस्वी में मैसूर की चौथी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें वेलेस्ली की सेना के हाथों टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। यानी कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई वेलेस्ली के सेना के हाथों। कब हुई थी, तो मैसूर की चौथी युद्ध में 1799 ईस्वी में। अगला लाइन से इस युद्ध के बाद पूरे मैसूर पर अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया। यानी कि जो अंग्रेज विजय हुए यानी कि उसमें मैसूर के चौथे युद्ध में, तो इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया, यानी कि उस पर कैप्चर कर लिए। फ्रेंड्स अब एक लाइन में हम ऐतिहासिक लड़ाइयाँ को देखते जाएंगे और रिवीजन करेंगे। और यहाँ देखेंगे तो 1757 ईस्वी में लड़ाई हुई थी, यानी कि प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 ईस्वी में। और किन के बीच हुई थी, तो अंग्रेज़ और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच, यानी कि 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई। अगला है 1760, तो 1760 ईस्वी में वांडियास की लड़ाई हुई थी, जिसमें अंग्रेज़ों की तरफ से आयरपुट तथा फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट बिलाली, यानी कि इसके संबंध में यानी कि ये लड़ाई लड़ी गई थी। अगला है 1761, यानी कि 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। यानी कि पानीपत की तीसरी युद्ध 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच यानी कि ये युद्ध लड़ा गया था। अगला है 1764, यानी कि 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। यानी कि किन के बीच हुआ था, तो बक्सर की लड़ाई हुआ था अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय और मीर जाफर के संयुक्त सेना के बीच। यानी कि बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी। अगला लाइन से 10 मई 1857, तो 10 मई 1857 ईस्वी को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई यानी कि जो सैनिक विद्रोह हुई थी 10 मई 1857 ईस्वी को, तो अंग्रेज तथा भारतीयों के बीच हुई थी। यानी कि 10 मई 1857 ईस्वी को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई हुई थी, सैनिक विद्रोह जिसे कहा जाता है। तो अंग्रेज तथा भारतीयों के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। अब इस युद्ध में देखेंगे तो 1962 ईस्वी में अक्साई चीन जो थे यानी कि 4000 किलोमीटर स्क्वायर भारत और चीन के बीच लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें 4000 किलोमीटर स्क्वायर की यानी कि कब्जा कर लिए थे भारत के भूमि में से चीन। अगला है इस युद्ध में चीन विजयी हुआ और इसने भारत के 4000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर कब्जा कर लिया, जिसे वर्तमान में अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। अगला लाइन से 1965 ईस्वी में, यानी कि 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, यानी कि जम्मू और कश्मीर के बीच, यानी कि जम्मू और कश्मीर के जगह के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में हुआ था। 1971 ईस्वी में हुआ था जो बांग्लादेश का जन्म हुआ था, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश के उदय के लिए, यानी कि बांग्लादेश का उदय हुआ था। तो 1971 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश का
उदय हुआ। अगला है 1999, यानी कि 1999 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, टाइगर हिल के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध लड़ा गया था 1999 में, जिसे कारगिल युद्ध का नाम दिया जाता है, यानी कि कारगिल युद्ध के ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। तो कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी को कारगिल का युद्ध हुआ था, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें भारत विजयी हुआ, यानी कि कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार का नोट्स वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।